तो एक प्रमुख विषय के रूप में और इस पर संगोष्ठी के रूप में इस विषय को हम लोग चुने हैं। हमें पता है कि यह जो 21वीं सदी है तनाव का है, संकटों का है। हमें पता है कि हमारे बीच के एक डीएम साहब उसी तनाव को न झेल पाए और योग मनोविज्ञान की सेवा न ले पाए। इस कारण से बहुत कम समय में मानसिक पीड़ा को न झेल पाने के कारण आत्महत्या उनको चुनना पड़ा। तो योग मनोविज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और योग मनोविज्ञान आपके मानसिक संकटों से निवारण करने में, उसको उबारने में सहयोगी है। हमें पता है कि हमारा जो शारीरिक सिस्टम है इंडो सिस्टम पर निर्भर करता है। अगर हम नियमित अपने दिनचर्या में कुछ शारीरिक अभ्यास, जिसे आसन कहते हैं, अगर करते हैं, प्राणायाम एक योग्य शिक्षक के निर्देशन में जो आपको शरीर को उपयोगी हो प्राणायाम करते हैं, जो आपको उपयोगी है मुद्रा उसको करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होता है। अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी जरूरतों के अनुसार विद्यार्थी, व्यवसायी, नौकरी पेशा के लोग कुछ न कुछ आसन करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि यह परिवर्तन का दौर है। नित्य नूतन परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों के बीच हमारा योग मनोविज्ञान क्या काम कर सकता है। हम आज समरसता का अभाव ऐसा सोचते हैं कि है, पहले तो ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी जिसको कुछ एक निश्चित उद्देश्य से उसको जाति व्यवस्था में कुछ पहले से लोगों ने लाया है। अगर योग मनोविज्ञान का कुछ सेवन करते रहते तो बॉडी माइंड का रिलेशन होता और आत्मा का संतुलन बनता, तो ऐसा हार्मोन निकलता कि यह समस्या ही नहीं होती। हमें पता है कि पेरिनियम ग्लैंड है, जेनेटिक ग्लैंड के नीचे, अगर हार्मोनल सिक्रेशन बैलेंस होंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे, सामाजिक समरसता होगी। उसके ऊपर जेनेटिक ग्लैंड है जो शक्ति का केंद्र है। जेनेटिक ग्लैंड के हार्मोनल सिक्रेशन अगर बैलेंस होंगे, न ज्यादा होंगे न कम होंगे, समय और अवस्था के अनुसार होंगे, तो हमारे चित्त, हमारे विचार सम्मिलन वाले होंगे, समरसता वाले होंगे। हम अनावश्यक चकाचौंध की ओर आकर्षित नहीं होंगे। उसके ऊपर हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए जाना जाता है। उसी के कारण हमारे बच्चे जो मतलब युवावस्था के पूर्व थोड़ा समझ नहीं पाते हैं कि हम एनर्जी को कैसे सदुपयोग करें, योग मनोविज्ञान उसके लिए उपयोगी है। फ्लाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स हम अच्छे कामों में करें, कभी कठिन परिस्थितियों में हम उसका उपयोग करें, यह अच्छा है। टच मी, किस मी, लव मी, इस प्रकार से उसका दुरुपयोग करने से हमारी संस्कृति जो है वह बदनाम होती है, बदबूदार होती है। हम ऐसे हैं नहीं। हमारी जो मातृशक्ति सामने बैठी है उसमें कोई भी मातृशक्ति इसका न उपयोग करती है न स्वीकार करती है। अब हम आते हैं पैंक्रियाज, जिससे पैंक्रियाटिक जूस निकलते हैं। हम जब जो खाते हैं और उसको पचाने के लिए जैसा रस चाहिए वह निकलता है, और यदि वह रस प्रॉपर ढंग से निकलता है तो पाचन तंत्र ठीक होता है। आपको पता है कि जो भी ये हार्मोनल सिक्रेशन है, अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं निकलेंगे तो उससे संबंधित जो वस्तु जो आप पेट में डाले वो पचेगा नहीं। तो पैंक्रियाटिक जूस
का प्रॉपर ढंग से निकलना हमारे लिए आवश्यक है, और उसमें जो कुछ आसन है वह उपयोगी है। योग्य चिकित्सा, योग्य जानकार व्यक्ति, योग्य प्रशिक्षक इसके लिए जरूरी है। किताब से पढ़ के करना अच्छा नहीं है। उसके ऊपर थाइमस ग्लैंड जो भावनाओं का चक्र है, भावनाओं में बहते हैं और कई बार जो काम नहीं करना चाहिए उसको हम कर जाते हैं। अगर हम एक योग्य प्रशिक्षक के निर्देशन में अगर कुछ आसनों को करेंगे तो यह अव्यवस्था आपके जीवन में, मन मस्तिष्क में होगी नहीं। आप जानते हैं कि पक्षियों का थाइमस ग्लैंड प्रॉपर बैलेंस विकसित होता है। अब इसके ऊपर थायराइड ग्लैंड है जो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन के लिए ज्यादा आप जानते हैं, इसके कई प्रकार के रस निकलते हैं, और अगर ज्यादा और कम निकलते हैं तो मोटा या पतला होते हैं, नींद ज्यादा या कम आती है, चंचलता बढ़ती है, एकाग्रता घटती है और बहुत सी बीमारियां होती हैं। अगर हम इस ग्लैंड से संबंधित आसन करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, मानवोचित रहेंगे, मानवीय गुण विकसित होंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जिससे दर्जनों प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जिससे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अगर हम कुछ आसन करते हैं, शशांक आसन, सूर्य नमस्कार, कुछ प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, तो यह हार्मोनल बैलेंस पर्याप्त मात्रा में निकले जो आपके लिए जरूरी है। सुपर मास्टर ग्लैंड जिसको कहते हैं, जिससे दो प्रकार के रस निकलते हैं, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन, जो इसके ऊपर है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड से दो प्रकार के रस निकलते हैं और मेलाटोनिन हमेशा नहीं निकलता है। एक निश्चित आयु क्रम के बाद इसका निकलना बंद हो जाता है। इसलिए मातृशक्ति को और युवा शक्ति को चाहिए कि कम उम्र से ही नियमित योगाभ्यास करें, योग प्रशिक्षक से सीखें, और घर के लिए कुछ कुछ लोग जानते हैं उसका भी अनुकरण करें। अब हम अपने विषय पर लौटते हैं कि यह जो इंडो सिस्टम है अगर बैलेंस रहेगा तो हमारे विचार सही होंगे, और विचार सही होंगे तो सेरोटोनिन के हार्मोन का उपयोग करेंगे, मतलब उस शारीरिक शक्तियों का हम उपयोग करेंगे। हम जानते हैं प्रकृति और पुरुष दो आवश्यक तत्व है, इसके बिना सृष्टि चलती नहीं है। प्रकृति और पुरुष जिसे आप समझ रहे हैं वह नहीं है, यह हम शिव और शक्ति की बात कर रहे हैं। और योग विज्ञान ही नहीं, जितने भी विज्ञान है, जितने भी कलाएं हैं, वह उसके गुरु हमारे शिव हैं। तो हम वहां से कहते हैं, जिस भी विज्ञान की बात करें, जितनी भी कला की बात करें, जिस भी विद्या की बात करें, वह उसके गुरु हमारे शिव हैं। और शिव से केवल योग विज्ञान निकला ऐसा नहीं, जितनी भी कलाएं हैं वह सब निकली हैं। जितनी भी देवियां बैठी हैं इस मानस भवन में, वह प्रतीक हैं शक्ति का, और उस शक्ति का उपयोग समाजोपयोगी करना है, राष्ट्रोपयोगी करना है। हमारे मनोविज्ञान के जो विद्यार्थी हैं वह कई बार इसका श्रवण किए हैं, और आपको देखने से पता चलेगा कि उनके चेहरे पर जो तेज है वह योग मनोविज्ञान का, योग मनोविज्ञान की एक अच्छी संख्या इस मानस भवन में है। अब हम मूल विषय पर आते हैं। हमारा जो मूल विषय है वह यह कि योग मनोविज्ञान हम क्यों अपनाएं। क्या अपने शारीरिक स्वस्थता के लिए अपनाएं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए अपनाएं, आत्मिक प्रगति के लिए अपनाएं, या आध्यात्म के लिए अपनाएं। देखिए, अगर नियमित कोई व्यक्ति जिसके घर में कुछ बूढ़ा बुजुर्ग लोग करते हैं, वह शरीर मन का संतुलन तो स्थापित करता ही है, आत्मा की आवाज सुनने लगता है, आत्मा का साक्षात्कार करता है, और उस आत्मा के साक्षात्कार से वह परम तत्व की ओर, आध्यात्म की ओर बढ़ता है। वाइटल एनर्जी को अगर प्राप्त करें तो आप यह समझने लगेंगे कि सामने वाली सत्ता, जिसके लिए हम कहते हैं हम में, तुम में, खरे कम में, सब में व्यापक राम, आपको समझ में आएगा कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, हमारे कण कण में क्या है। जो सत्ता सामने है वह आपके अंदर है। आप दूसरे के दुख दर्द को समझने लगेंगे, मानवीय गुणों का विकास होगा, विश्व बंधुत्व की भावना हमको
लोग क्या बताएंगे पाश्चात्य वाले, हम तो हजारों वर्ष पहले से संस्कृत के श्लोक के रूप में हैं। जिस ज्ञान को मिटाने के लिए जलाना पड़ा उनको, और उस जलाने के बाद भी हमारे मस्तिष्क में श्रवण विद्या के माध्यम से विद्यमान है। आप उसको जलाने से मिटा नहीं सकते, हमारे ज्ञान के केंद्र को तोड़ने से तोड़ नहीं सकते। वह शैतानी ताकत मुद्राओं के माध्यम से, आसन के माध्यम से, प्रत्याहार के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से एक माता पिता से दूसरे बच्चे में आ रहा है। ध्वस्त करने से इमारतों को, हमारे पूजा स्थलों को ध्वस्त करने से, हमारी किताबों को जलाने से हमारे ज्ञान नहीं मिटेंगे। सनातन संस्कृति जीवित है, जीवित रहेगी। कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि हम कुछ कमजोर हो गए हैं, इसलिए कि हम कुछ उसकी क्रियाओं से दूर हैं, हट रहे हैं, विलग हैं, उसको पहचानते नहीं, या समझते हैं कि हम तो जानते हैं, हमारे दादाजी करते थे, हमारे नाना जी करते थे, हमारे पिताजी करते थे, हमारे चाचा जी करते हैं, और रामदेव बाबा भी करते हैं। रामदेव बाबा कोई नया नहीं करते हैं, स्वामी निरंजनानंद कोई नया नहीं करते हैं, स्वामी सत्यानंद कोई नया नहीं करते हैं। हमारी जो परंपरा है, ब्रह्मर्षि, योगर्षि, महर्षि, उस सब परंपरा से होते आई है। किताब में थी, संस्कृत में थी, उसको जला दिया किसी ने, कोई चुरा के ले गया इंग्लैंड में, लेकिन फिर भी हम तो आज भी योग के गुरु हैं। आज भी हम विश्व बंधुत्व की भावना करते हैं, हम स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर जाने की कामना करते हैं। हम यह जो भौतिक शरीर है उससे हम परम तत्व की ओर जाने की कामना करते हैं। और यह योग मनोविज्ञान के जानकार जो हमारे छात्र हैं जानते हैं, पहचानते हैं और स्वीकार करते हैं। यह उनके चेहरे से बता रहा है, यह उनके चेहरे का भाव बता रहा है जो हमारे छात्र उपस्थित हैं, हमारी मातृशक्ति जो यहाँ उपस्थित है। हम अब अधिक समय नहीं लेते हुए हम अब अपने जो आगे के जो ज्ञानवान चेतना को बुलाए हैं उनको हम मौका दे रहे हैं। अब सरिता जी आगे संबोधन को आगे बढ़ाएंगे। आपने शांतिपूर्वक सुना, मेरी बातों को सुना, उसके लिए धन्यवाद। मातृशक्ति जो यहाँ उपस्थित है, अपने व्यवहार से, सदाचरण से, हमको ऐसा लगता है कि योग मनोविज्ञान करे या न करे, योग के जानकार हैं, योग संस्कृति के परिचायक हैं, योग संस्कृति के ध्वजवाहक हैं। धन्यवाद। ये 2 दिवसीय संगोष्ठी है और 12:30 बज गया है। समय बहुत मूल्यवान है और सबसे अधिक मूल्यवान हमारे मुख्य वक्ता हैं आदरणीय तारिणी सर जी। उनको हम लोग भरपूर सुने, उनके लिए हम समय बचा के रखना चाहते हैं। इसलिए जो छात्र और शिक्षक वक्ता हैं वो कल के सत्र में बोलेंगे रहेंगे और यशवंत सर की अध्यक्षता में वो काम होगा। आज जो मंचस्थ वक्ता हैं अपने आदरणीय अध्यक्ष सर की अगर अनुमति हो तो हम इन्हीं वक्ताओं से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अब जिन वक्ताओं को हम सुनेंगे उसमें हम आग्रह करते हैं आदरणीय अभिषेक जी का, वो आए मंच पर और इस योग मनोविज्ञान की सूक्ष्मताओं पर अपनी बात रखें। आदरणीय अभिषेक जी। संगोष्ठी में अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी तारिणी बाबू और प्रिंसिपल सर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दक्षिण बिहार प्रांत के प्रांत कार्यवाह उपस्थित हैं आदरणीय राजेंद्र प्रसाद और विभागाध्यक्ष भरत सिंह, और हमारे सामने ठीक बैठे हुए भाइयों एवं बहनों, ये 2 दिवसीय जो संगोष्ठी है योग और मनोविज्ञान, आज आधुनिक जीवन में क्या प्रासंगिकता है। तो योग इसे जैसा कि हम जानते हैं महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया है और योग जो है कहीं न कहीं अपने भारत का ही देन है और भारत में विलुप्त हो चुका था, लेकिन अभी कुछ वर्षों से
भारत जो है विश्व गुरु, कभी हम इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं कि भारत कभी विश्व गुरु था। ऐसा भारत में क्या था कि जो विश्व गुरु कहलाता था, और आज भारत विश्व गुरु नहीं कहला रहा है। लेकिन हम यहाँ शिक्षार्थी बैठे हुए हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि आज भी भारत एक दिन के लिए विश्व गुरु है। जैसा जानते हैं इस धरती धाम पे 207 देश ऐसा रजिस्टर्ड है, जिसमें से 193-94 देश एक साथ एक ही दिन हम लोग योग दिवस मनाते हैं। इससे तो जानकारी होता है कि भारत विश्व गुरु क्यों बना था, और योग की बात जो है हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। तो योग से हम अपने मन बुद्धि को ठीक कर सकते हैं। हम विद्यार्थी हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि हमें पढ़ने में मन नहीं लगता है। ऐसा क्या है, हमारे अंदर चंचलता रहता है। तो जब आप जाएंगे चिकित्सक के पास या कोई योग गुरु के पास, तो बताएंगे कि आप नियमित 1 घंटे योग करें। उसके बाद 2 माह 6 माह के बाद जब हमसे मिलने के लिए आएंगे, तो आप स्वतः अपना परिवर्तन जो आपके अंदर दिखेगा वो हमें बताएंगे। तो योग से हम मन बुद्धि को ठीक करके, और हम अपने अंदर एकाग्र चित्त जो है वो भी हम एकाग्र अपने को कर सकते हैं। हम उसमें ध्यान लगा के पढ़ सकते हैं और हमारा जो लक्ष्य है उसको हासिल कर सकते हैं। तो अगर एक लाइन में कहा जाए तो योग से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसका जस्ट मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान क्या है, जैसा कि अभी बताए हैं और कई बताएंगे जो जिनका विषय हो बताएंगे। मेरा तो विषय नहीं रहा है मनोविज्ञान, लेकिन फिर भी मैं जो समझता हूँ, जो जानता हूँ, योग से स्वयं को ठीक करना, मनोविज्ञान से दूसरे के व्यक्ति के हाव भाव को समझ करके उनके व्यवहार को हम परिवर्तन कर सकते हैं। अगला जो सामने वाले व्यक्ति हैं वो क्या चिंतन कर रहे हैं, वो भी जिस अवस्था में बैठे हो क्या चिंतन कर रहे हैं। जो मनोविज्ञान के शिक्षक होते हैं, जो इनका स्पेशलिस्ट होते हैं, वो उस व्यक्ति का हाव भाव समझ करके उनको ठीक करने का प्रयास किया जा सकता है। ऐसा अपने देश में चल रहा है। कई एक लोग सुनते होंगे, अभी एक बागेश्वर धाम जी हैं, तो लोग बताते हैं ये शिक्षा का कमाल है, इनके अंदर कोई शक्ति नहीं है, अपनी अशिक्षा है। तो उसके माध्यम से वो सबको, सामने वाले को वो रीड करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ करके वो बता देते हैं। ये संभव कैसे है? तो ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन में हम किसी चैप्टर को पढ़ लिए, किसी अध्याय को, और हम आगे वाले को समझ जाएंगे या बता देंगे, ऐसा नहीं है। तो ऐसा संभव होता है, उसमें भी जो है हमें साधना करना पड़ता है उस विषय के प्रति, और जिस विषय को हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो मनोविज्ञान के द्वारा है कि मनोविज्ञान को हम सामने वाले व्यक्ति को समझ सकते हैं। जैसा एक उदाहरण बोध कथा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अपना जो देश का संस्कृति सभ्यता आगे बढ़ा है, वो कैसे बढ़ा है, कैसे अपने यहाँ ऋषि महर्षि आगे दूसरे देश में जाकर के बढ़ाए हैं। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी इंग्लैंड गए हुए थे, अपना व्याख्यान माला के लिए गए हुए थे। सभी वहां के लोग बैठे हुए थे। तो स्वामी विवेकानंद जी से कहते हैं कि स्वामी जी, आपके देश में दर्जी नहीं है क्या? तो स्वामी विवेकानंद जी उनके पूछने का जो हाव भाव समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा पूछने का मकसद क्या है, मकसद बताओ। मेरे यहाँ एक दर्जी ने सैकड़ों दर्जी हैं। तो कहते हैं, वो व्यक्ति इंग्लैंड के पूछते हैं स्वामी जी से कि अगर आप सूट बूट में इंग्लैंड में अगर भाषण देंगे तो लोग आपको कहेंगे कि महान हैं, आप विद्वान व्यक्ति हैं और आपके व्याख्यान को बहुत अच्छे तरीका से सुनेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी जो बोलते हैं, हम जैसे युवाओं को ये जानकारी रखना चाहिए और जानना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि इंग्लैंड और भारत में यही अंतर है, अगर तुम्हें महान बनना होता है तो बाजार जाते हो और बाजार जाकर के एक दर्जी को पकड़ते हो और दर्जी को पकड़ के कहते हो सूट बूट हमें सी दो भाई, और हम जो है रोड पर जब सूट बूट पहनकर चलेंगे तो लोग कहेंगे कि देखो ये महान व्यक्ति है, इंग्लैंड का ये चल रहा है, बहुत विद्वान व्यक्ति है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो भारत में क्या है कि भारत में जो जितना त्याग करेगा, जो जितना समर्पण करेगा, वो उतना ही महान बनेगा। जैसा कि अभी देख रहे होंगे, हम लोग महान भारत में किसको बनाते हैं? जो जितना त्याग करते हैं उनको उतना गुणगान करते हैं, जो जितना समर्पण करते हैं अपने आप को राष्ट्र के प्रति, उतना ही उनका यश होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी जुड़ा हुआ है मनोविज्ञान और योग। तो कुल मिलाकर हम जितना साधना करते हैं उतना आगे बढ़ते हैं। और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हूँ, तो स्वाभाविक है जहाँ है वहाँ तो विषय पूछा ही जाता है।
ये संघ की शाखा होती 1 घंटे। तो लोग कहते हैं, पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि 1 घंटे की शाखा में क्या होता है, तो वहाँ भी मनोविज्ञान छुपा हुआ है। तो मनोविज्ञान क्या है भाई? तो हम लोग बताते हैं कि उस 1 घंटे में आपके व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो कैसे करते हैं? किसी भी चीज को, एक सत्य को अगर एक झूठ को बार बार अगर हम बोलते हैं किसी व्यक्ति के पास, तो भी झूठ एक समय आके तो सत्य हो जाता है। तो शाखा में नियमित हम आसन, जैसा योग बताया कि योग का अभ्यास होता है, खेल कूद का अभ्यास, तो जो भारतीय खेल का अभ्यास कराया जाता है। और जो हम सीखते हैं कि हमारे अंदर आत्मविश्वास आए, तो दंड है ऐसा सिखाया जाता है। तो हाँ भी कहीं न कहीं मनोविज्ञान काम कर रहा है। और उस जो है अभ्यास प्रतिदिन होने से उस व्यक्ति के अंदर कुछ समय के बाद परिवर्तन आता है। और परिवर्तन आने के बाद जहाँ भी रहते हैं, जिस स्तर पर भी जाते हैं, वो राष्ट्र के बारे में चिंतन करते हैं और क्या चाहते हैं कि मेरा भारत जो है, मेरी माँ जो है, भारत विश्व गुरु बने। तो मनोविज्ञान का तो हर एक दिखाया जाता है, इसका तो स्कोप तो बहुत बड़ा है। और एक और है कि मैं उदाहरण देना चाहता हूँ हम युवाओं को, उसके बाद मैं अपना विषय समाप्त करूंगा। जब वो भगत सिंह थे, तो भगत सिंह को फांसी पे लटकाया जा रहा था, तो उनकी माँ रो रही थी। तो भगत सिंह कहते हैं कि रो मत, अगर तुम शेर पैदा किए हो तो शेरनी की तरह दिल भी रखना पड़ेगा तुम्हें। तो हम जो युवा हैं, यहाँ मनोविज्ञान जो 2 दिन का चिंतन शिविर में बैठे हुए हैं, हम लोगों को यहाँ से संकल्प लेकर के जाना है कि हमें क्या बनना है। हम स्वयं को परिवर्तन करना चाहते हैं कि समाज को परिवर्तन करना चाहते हैं कि आसपास को परिवर्तन करना चाहते हैं। हम जो यहाँ से चिंतन करके जाएंगे, वो निश्चित रूप से एक न एक दिन वो सफल होगा। और आगे जो है ये देश भी जो हम जैसा चाहते हैं वैसा देश भी बनेगा। बहुत बहुत आभार अभिषेक जी का, इन्होंने अपने ज्ञान से हम सबको आह्लादित किया। इस ज्ञान के प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए अब हम निवेदन करेंगे आदरणीय श्री नागेंद्र जी से, तो आए यहाँ मंच पर और अपनी बातों से हम सबको लाभान्वित। श्री नागेंद्र जी। मंचासीन हमारे गुरुजन और नीचे भी बैठे हुए बहुत सारे हमारे गुरुजन हैं। और अब बच्चियों तो न कहा जाए, ताकि आगे चल करके हो सकता है कि आप लोगों में से भी कोई इस कॉलेज का कोई प्राचार्य हो जाए, कोई प्रोफेसर हो जाए, तो आप लोग भी एक दिन भारत के भविष्य हैं। एक बार स्वामी रामदेव एक किसी बड़े शहर में अपना योगाभ्यास का कार्यक्रम ले रहे थे। तो उन्होंने पूछा, करे भाई सभागार में, इस मैदान में बहुत कम उपस्थिति है। तो लोगों ने कहा, करे मैदान तो खचाखच भरा हुआ है, कैसे बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, खचाखच तो भरा हुआ है, लेकिन इस शहर की आबादी क्या है बताओ। तो एक ने कहा कि भाई करीब करीब 40 लाख तो होगी। तो कहा कि 40 लाख में केवल 1 लाख लोग आए हैं, बाकी 39 तो आए नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि वो सारे लोग, उनकी जीवन शैली तो ठीक होगी नहीं, उनकी जीवन शैली ठीक तो नहीं, वो जो नहीं आए हैं वो भी ठीक ही होंगे। उन्होंने कहा कि योग का रहस्य यही है कि जिन्होंने जीवन शैली योग के अनुसार अपना लिया, मैं वर्षों से, आज 2023 चल रहा है, मुझे लग रहा है कि करीब सन 2000 ही मान लिया जाए, तो मैंने अपने जीवन को उसके अनुसार ही ढाल दिया। बाबा रामदेव जो आज कह रहे हैं कि जो नहीं योग करते वो भी निरोग रहते हैं भाई। अब बहुत सारे लोग करते हैं तो उसमें भी बहुत लोगों का डायबिटीज हो जाता है, पता नहीं कौन कौन से रोग हो जाते हैं। लेकिन जो नहीं करते वो भी बड़े स्वस्थ रहते हैं, आराम से घूमते हैं, फिरते हैं, चलते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो लोगों को लगा कि हाँ ये बात ठीक कह रहे हैं। तो अपनी जीवन शैली, इसमें से बहुत से विद्यार्थी हैं, हम में से कुछ प्रोफेसर भी हैं,
अपने प्राचार्य जी बैठे हुए हैं। हम सबकी एक जीवन शैली है, उठने का, खाने का, सोने का, जागने का, घूमने फिरने का, सबकी एक जीवन शैली बनी हुई है। और जिस दिन उसको फॉलो करना हम शुरू करेंगे, मुझे लगता है कि यह सारी बीमारियों का जड़ समाप्त होने लगेगा। मैं बहुत वर्षों पहले 1982 से लेकर के 1995 तक मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाता था। 1993 में मेरी पोस्टिंग खगड़िया हो गई प्रिंसिपल बना करके। मैं 2 वर्ष वहां भी रहा, 2 वर्ष मैंने वहां भी काम किया। इस बीच में कुछ शिशु मंदिर में आने के बाद पीछे बातचीत हो रही है, जरा ध्यान से सुनिए, आपके काम लायक होगी बात। तो जीवन में यह घटनाएं आती हैं। 1984 घटना, उस समय रंगीन टीवी आया हुआ था, रंगीन टीवी। जीवन में क्या क्या चीजें आती हैं, मैं कुछ अपनी बातें बताऊंगा और उसके बाद आप समझते रहेंगे योग क्या है। तो मेरे क्लास की एक बच्ची की कंप्लेन आई, तो रंगीन टीवी की बात मैंने जो की, तो मेरे घर के बगल में नागेंद्र सिन्हा करके FCI के गोदाम मैनेजर थे और वो रहते थे। तो थोड़ा सा लालच हो गया कि जरा भाई कलर टीवी देखा जाए, तो उनके यहाँ आना जाना शुरू हो गया। उनकी बच्ची भी मेरे यहाँ पढ़ती थी शिशु मंदिर में और संयोग से मेरे ही क्लास में थी। तो जाते थे हम लोग तो स्वाभाविक रूप से भाई कि भाई आचार्य आए हैं तो जरा चाय पानी कुछ हो जाए। एक दिन शिकायत आ गई, क्या आचार्य आपके यहाँ आप जो आते हैं मेरे घर पे, तो आपसे तो मैं कह नहीं सकता। तो प्रधानाचार्य से जाकर उन्होंने शिकायत की कि देखिए ना, मेरी बच्ची बहुत चाय पीती है। मुझे बुलाया गया, कहा गया कि अरे देखिए नागेंद्र जी, अरे आपके क्लास की बच्ची बड़ी चाय पीती है। मैंने कहा कि तब भाई अब तो मैं मना नहीं कर सकता, मैं तो रोज उसके यहाँ जाता हूँ और रोज में चाय पीता हूँ, तो फिर छोड़ा जाए कैसे भाई, इसको मना कैसे किया जाए। हुआ क्या, मैंने रात भर इसके बारे में चिंतन किया, उस बच्ची को मैं क्या जवाब दूं, उसके घर के लोगों को मैं क्या जवाब दूं। तो मैंने तय कर लिया, उस समय हम लोगों को कम से कम 10 से 12 कप चाय पीना पड़ता था। 10 से 12 कप चाय पीना पड़ता था। गार्जियन संपर्क में हो जाते थे। तो मैंने तय कर लिया कि मैं चाय नहीं पीऊंगा। 1984 घटना है। तो क्या करूंगा भाई, चाय की तो तलब होगी, जाड़े के दिन है, गर्मी का दिन कभी होगी। सब्स्टिट्यूट में मैंने तय किया कि मैं थोड़ा सा हॉर्लिक्स लूंगा। तो 6 महीने मैंने हॉर्लिक्स पिया, फिर चाय छूट गई। ये जीवन में कुछ अगर उतारना चाहे तो उतार सकते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। कभी कोई नशा नहीं आया, कोई कहते हैं खैनी बीड़ी सिगरेट पान गुटखा, ऐसा कोई नशा आया ही नहीं। चाय तो पीते थे, वो भी छूट गई। आज उसके सब्स्टिट्यूट में अब क्या कहा जाए, अब कॉफी पी लिया जाता है। बहुत लोगों ने कहा कि भाई कुछ तो लीजिए, तो मैंने कहा चलो कॉफी लेते तो हर जगह मिलेगा नहीं, तो जहां मिलेगा वहां पिएंगे, नहीं तो नहीं पिएंगे, काम वही खत्म। जीवन में कुछ करने के लिए अपने अंदर कुछ उतारना पड़ता है। जब से मैं संघ का स्वयंसेवक बना, एक एक लोगों को मैं बारीकी से मैंने अध्ययन शुरू किया कि कौन व्यक्ति मेरे लायक ऐसा है, किनका भाषण बढ़िया है, किनका क्या बढ़िया है, मैंने अपने जीवन में उतारा, किनका योग व्यायाम बढ़िया है, पर उनके साथ नजदीक रहकर मैंने सीखने की कोशिश की। हमेशा ये मेरा प्रयास रहा, किनका दंड बढ़िया है, किनका शारीरिक बढ़िया है। अभी कुछ दिन पहले मुझे बच्चियों के बीच में NYK के लोग योगासन वगैरह के लिए ले गए पिछले साल, वो भी डुमराव में था कार्यक्रम। एक जगह कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था और उसमें उन लोगों ने बताया, कहा कि चलिए जब बस केवल घूम करके चले आना है। अंतिम कार्यक्रम था, करीब 12-1 बज रहे थे। वहां जाने पर क्या हुआ,
केवल सामने बच्चियां ही बैठी थी 20-25। तो अब ये इनको क्या मैं बताऊं भाई। तो फिर ध्यान में आया कि बचपन में हम लोग गंगा जी के किनारे कुछ जूड़े कराटे का अभ्यास करते थे, जूड़े कराटे का अभ्यास करते थे। और कुछ बचाव की मुद्रा, पीछे से पकड़ ले, आगे से गर्दन पकड़ ले, जकड़ ले, उसमें कैसे छूटेंगे। तो मैंने क्या किया, इन लोगों को यही बताया। तो एक लड़का था और मैंने उसको पकड़ करके कुछ चीजें बताई, क्योंकि लड़कियों को तो पकड़ के बता नहीं सकता था। तो मैंने बताई तो बड़े अब सब लोग खुश हो गए कि भाई उन्होंने एक अच्छी बात बता दी। तो ध्यान से हर चीज को जब सीखते रहेंगे, करते रहेंगे, तो यह चीज जो है अपने अंदर आती रहेगी। योग मनोविज्ञान की बात अभी आ रही थी। मेरी पत्नी कुछ दिन पहले थोड़ा सा उसका दिमाग क्या कहा जाए अस्थिर हो गया। तो पेशे से वास्तुशास्त्री होने के नाते मैंने उसके बारे में कुछ अध्ययन किया। मैंने कुछ किताबें निकाल कर देखी कि भाई बात क्या है कि इसकी दिमाग की हालत ऐसी हो गई। डॉक्टरों को भी मैंने दिखाया, भी अभी भी कुछ इलाज चलता है उसका। तो दिखाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि भाई जरा इनको रेस्ट देते रहे, तो रेस्ट मैंने दिया। जब मैंने उसकी कुंडली खंगाली तो जब तक वो औरत पूजा करती रही तब तक वो ठीक थी। जब तक वो औरत पूजा करती रही तब तक वो ठीक थी। और जिस समय से उसने पूजा छोड़ दिया उसकी दिमागी हालत थोड़ी सी असंतुलित हो गई। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि कुछ पूजा पाठ भी करो तुम, और पूजा पाठ करने से तुम्हारा दिमाग ठीक। पूजा पाठ का नाम सुनते ही कहती थी कह रही भगवान है, उठा करके फेंक देंगे। हाँ यो। मैंने अच्छा रुको, अब थोड़ा सा मैंने कुछ दूसरे ढंग से देखा। मैंने मनोविज्ञान का वहाँ अप्लाई किया। तो वहां पर मैं उसको लेकर के सत्ती घाट गंगा जी के किनारे चला गया और वहाँ साईं मंदिर है और एक वो मंदिर है। मैंने कहा कि भाई इस मंदिर में जब आरती का समय होगा उसी समय इसको मैं लेकर के जाऊंगा। वहां भी जाने पर वो धीरे धीरे लगी कर, अच्छा हमको मंदिर में लेके आ रहे हैं पूजा करवाने के लिए। तो बड़ी अजब बात हो गई भाई। मैंने कहा अच्छा ठीक है। धीरे धीरे मैंने उसके मनोविज्ञान का अध्ययन किया। एक हफ्ते के बाद स्थिति ऐसी बन गई उसकी कि वो घड़ी का वो टाइम देखने लगे। अच्छा 3:30 हो गया, मंदिर चलना है क्या, मंदिर चल रहा है क्या। और धीरे धीरे करते करते उसकी स्थिति बन गई जब अपने से स्वयं मंदिर जाना आना। और जब मैंने मनोविज्ञान के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया उसके दिमाग को, तो उसकी स्थिति एकदम पूरी तरह से ठीक हो गई। तो प्रयोग धर्मी हम लोग हैं, अपने ऊपर प्रयोग करना योग के हिसाब से, मनोविज्ञान के हिसाब से, हर दृष्टियों के हिसाब से। एक हफ्ते पहले गया में बैठक थी हम लोग की, वहाँ पानी बदलने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, खांसी हो गई है। मैं अपने जीवन का अनुभव इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरा जागरण गर्मियों में 2:30 बजे, अभी 3:30 बजे जागरण हो जाता है। और प्रत्येक दिन गंगा स्नान, प्रत्येक दिन गंगा स्नान ये मेरा रूटीन है। चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, बारिश भी होती रहती है, उस समय भी मेरा यही कार्यक्रम रहता है। और क्या संयोग बताया जाए, गंगा जी की कृपा। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण योग की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण तो कहा जाए कि एक प्रकार से आप योग करें या ना करें, एक नियत समय उठे, एक नियत समय पर आप कार्य करें तो आपकी साधना ऐसे ही पूरी होती है। और उसका नतीजा ये है कि वर्षों से ना अलार्म लगाना ना कुछ करना, एक योगाभ्यास की दृष्टि से जागरण हो जाता है। उसके बाद सारी क्रियाओं को करने के बाद गंगा स्नान, फिर आने के बाद कुछ ध्यान साधना, ध्यान साधना के बाद फिर आगे का और कार्यक्रम, शाखा जाना 1 घंटे के लिए, फिर समाज में बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना रहता है। सुबह में पेपर लेके आना, पढ़ना लिखना,
ये सारी चीजें अपने अंदर मैंने डाली, क्योंकि कहीं बोलने से पहले कहीं अगर कोई पूछता है, अभी वास्तु के लिए मैं बहुत घरों में जाता हूँ, किसी से लेना देना नहीं रहता, कोई दे दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक, लेकिन ऐसे ऐसे घरानों में जाना पड़ता है कि जहाँ की मैं भी कभी कल्पना नहीं करता कि ये व्यक्ति मुझे बुला सकता है कि भैया जरा आइए, जरा मेरा घर देख लीजिए, ऐसा ऐसा हुआ। कैसे आ जाता है सब चीज? क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि यह जो बताएंगे वो परफेक्ट बताएंगे, इनके पीछे कोई बहुत चीज छुपा हुआ नहीं है। यह योग साधना का अभ्यास है। मैंने अध्ययन किया, मैं हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते ही रहता हूँ। अभी सामने आलोक जी बैठे हैं, 2-3 वर्ष पूर्व मैंने एक पुस्तक मंगाई, एक अमेरिकी सन्यासी का जीवन वृत्तांत। वो एक ऐसी पुस्तक है अभी वो जीवित है। संक्षेप में उनके बारे में कुछ चीज बता देता हूँ कि वो व्यक्ति भारतीय योग विज्ञान का कितना बड़ा जानकार हो गया। अभी राज्यसभा के सभापति डॉक्टर हरिवंश जी हैं, जो प्रभात खबर के मालिक, उन्होंने उनके बारे में खोज किया। तो कहाँ खोज किया? तो कुंभ के मेले में, इलाहाबाद में कुंभ, प्रयागराज में कुंभ का जो मेला लगा हुआ था, वहां उन्होंने खोज किया उनके बारे में। और उनकी जानकारी जब मिली तो वो व्यक्ति इतना बड़ा जानकार निकला कि अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति को एक स्वप्न आता है कि मुझे भारत जाना चाहिए, और बार बार यही स्वप्न आने लगता है कि मुझे भारत जाना चाहिए। भारत जाना चाहिए तो अपने माता पिता से कहता है, उम्र ज्यादा नहीं थी, 17-18 वर्ष। लोग कहते हैं इस उम्र में कहाँ जाओगे, भारत में तुमने क्या देखा है, वहां सांप बिच्छुओं का जैसा ऐसा है वैसा है। क्योंकि हमारे बारे में तो धारणा कुछ गलत ही थी, और कोई बहुत पुरानी घटना नहीं, 1970 की घटना है, 1970 की घटना है। वो व्यक्ति किसी तरह से अपना पासपोर्ट वीजा लेकर के मैंने चलता है कई देशों की यात्रा करते हुए, और पंजाब के बॉर्डर पर आता है। वो पंजाब के बॉर्डर पर जो वहां बैठी थी अधिकारी, वो कोई महिला अधिकारी थी, वो आग्रह करता है कि मुझे आप अपने देश में आने दीजिए, मैं आपके देश के लिए कुछ करूंगा। वो कहते नहीं, ये कोई अलाउ नहीं है, चलो अभी जाओ। बेचारा हार नहीं मानता है, कुछ देर जाकर के बाहर बैठ जाता है। 2-4 घंटे के बाद फिर ड्यूटी बदलती है, तो फिर दूसरा कोई आते हैं, पंजाबी सज्जन थे, उनसे भी यही बात कहते हैं। वो कहे कि ठीक है, लाओ तुम्हारा कहाँ है पासपोर्ट। उन्होंने ठप्पा लगाया ताकि जाओ। जब वो व्यक्ति पंजाब के रास्ते भारत में प्रवेश करता है तो धीरे धीरे स्थिति ऐसी बनती है कि कहीं कुछ भोजन मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो भी ठीक। आगे चलते चलते वो व्यक्ति कुछ ऐसे लोगों से मिलता है जो बताते हैं कि देखो, तुम अगर किसी को खोज रहे हो तो यहां नहीं मिलेंगे, वो हिमालय में मिलेंगे। वो व्यक्ति पटना, नेपाल, कई जगह से घूमते हुए और फिर हिमालय पर पहुंचते हैं। और हिमालय पर जब वो पहुंचते हैं, देहरादून के रास्ते, हरिद्वार के रास्ते वो हिमालय पहुंचते हैं, तो बता दिया जाता है कि तुम जाओगे तो तुमसे एक ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, वो तुमको लेकर के जाएंगे फलाने जगह। जैसे ही वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, वहां पर फलाने नाम के एक व्यक्ति आ रहे हैं, अरे तुम ही हो ना वो अमेरिका से आए हुए, तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारे माता पिता का ये नाम है, तुम इतने तारीख को चले हो। तो घोड़ा आश्चर्य होता, करे ये कैसे मेरे बारे में इतना जानते हैं, मेरे बारे में इतना कैसे जानते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति 6 महीना अपने यहाँ रख करके फिर 2 महीना 3 महीने के लिए दूसरे के यहाँ, वो भी व्यक्ति उसी ही बात आता है, कहते हैं कि यहाँ कोई चिट्ठी ना फोन ना कुछ नहीं, इस हिमालय की कंदराओं में एक से एक ऋषि महर्षि रह रहे हैं, कोई नहीं। उन्होंने जिक्र किया है कि देहरादून में
71-72 में विश्व कॉन्फ्रेंस था वैज्ञानिकों का। उसमें एक साधु आता है हिमालय से और चैलेंज देता है वहां के लोगों को कि मैं आधे घंटे के लिए मर जाऊंगा, मैं आधे घंटे के लिए मरूंगा और आधे घंटे तक मेरे शरीर में प्राण खोजने हैं सबको। जितने देश विश्व भर से वैज्ञानिक आए हुए हैं, डॉक्टर आए हुए हैं, जो भी है, वो सारे लोग मिल करके मेरे अंदर प्राण खोजेंगे। और ठीक एक समय देकर के आता है और आधे घंटे के लिए शरीर छोड़ करके चला जाता है। सारे लोग, जितने आधुनिक उपकरण थे, सब लगा कर लोग चेक कर रहे हैं कहाँ इसका प्राण है, क्या है, कुछ नहीं। आधे घंटे तो उसके ऊपर रिसर्च करते रह गए और जैसे ही आधे घंटा बीता, 30 मिनट बीता, वो व्यक्ति उठ करके बैठ जाता है। लोग घोर आश्चर्य करते हैं कि वाह, ये है भारतीय योग, ये है भारतीय विज्ञान, इसको कहते हैं। तो आज भी वो चीजें हैं यहाँ पर। आगे कुछ और थोड़ी सी उनके बारे में बता दो कि वो व्यक्ति अभी इस्कॉन, इसका नाम अपने में सुना होगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसके वो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है। रिचर्ड नाम से उन्होंने राधानाथ स्वामी नाम रख लिया और उनके भाषणों को सुनने के लिए टिकट लगता है। फ्री में वो भाषण नहीं देते हैं, जैसे हम लोग आके हैं वैसे वो भाषण नहीं देते, उनके भाषणों में सुनने के लिए टिकट लगता है। और पूरी तरह से उन्होंने सनातन धर्म, हिंदू धर्म अपना लिया और भारत में आकर उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ का योग विज्ञान प्रबल रहा है। ये तो मैंने छोटी सी एक वानगी रखी है, उसके बारे में कहानियां बहुत सारी कहानियां हैं। थोड़ा सा बोलने में बार बार खांसी कैसी हो रहा है, तो मैं बहुत सारी सुनाता आपको। तो मैंने योग को अपने अंदर डाल लिया है, मैं उसी के अनुसार मैं जीता हूँ। छत पर मैं सोता हूँ, कोई रूम नहीं है वहां पर, बस 3 तरफ से हवा आती है और उस हवा में ही सोना है। गर्मियों में बाहर जाकर के और जाड़े के दिनों में एक शेड है, उसमें मैं सोता हूँ। एक सन्यास की तरह, सन्यास धर्म की तरफ जीना और उसके हिसाब से काम करना, मैंने अपने अंदर इसको डाला है। इसे बोलने में परेशानी हो रही है, नहीं तो मैं तो बहुत लंबा बोलता हूँ, मैं क्षमा नहीं होगा। आदरणीय नागेंद्र जी ने अपने अद्भुत बातों से हम सबको बहुत लाभान्वित किया, बहुत बहुत आभार। अब इस योग मनोविज्ञान के इस ज्ञान कला के अगले तीर्थ हैं श्री राजेंद्र जी। आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी से निवेदन है वो मंच तक आए और अपनी बात रखें। मंच पर बैठे हुए अतिथियों को छोड़कर सामने ऑडियंस में बैठे हुए सबसे पहले मैं बैठा था तो देख रहा था कि कुछ लोग झपकी ले रहे, कुछ बाहर निकल रहे, कुछ हलचलें हो रही। मन को एकाग्र करने के लिए थोड़ा बैठे बैठे 1 घंटा हो गया। उस तनाव को दूर करने के लिए केवल 2 मिनट का प्रयोग करेंगे। सभी लोग आंखें बंद कीजिए, मेरुदंड सीधा कीजिए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कीजिए। बिल्कुल आवाज नहीं,
दोनों हाथ की उंगलियां को ऐसे एक में कीजिए, ऐसे, हाँ थोड़ा सा कीजिए ऐसे, माथे पर लाइए। अब आंख बंद कीजिए, बातचीत नहीं, बिल्कुल नहीं। हाथ को, हथेली को उल्टा आसमान की तरफ कीजिए और तानिए तानिए तानिए, बिल्कुल हंसिए मत, पूरा प्रभाव पड़ जाएगा। तानिए, 10 सेकंड रुकिए। श्वास और प्रश्वास पर ध्यान रखिए। जीवात्मा को परमात्मा से जोड़िए। हाथ नीचे सर पर, 2, 1 में फिर ऊपर ले जाएंगे, 1, धीरे धीरे। बोलिए मत, बिल्कुल शांतचित्त, शांतता से इस अभ्यास को कीजिए। 2, नीचे लाइए, 1 बार और, 1, तानिए, आंखें बंद, पीछे हलचल नहीं, 2। प्रणाम की स्थिति में आइए, सामने हाथ जोड़कर मंत्र को दोहराइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। रत्नाकराधोतपदां हिमालय किरीटिनं, ब्रह्मराजस्य रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। धीरे धीरे आंख खोलिए, हाथ नीचे लाइए, शांति की अनुभूति कीजिए। शांतता से 10 मिनट केवल मेरी बातों को सुनिए, मैं बहुत समय नहीं लूंगा। मंच पर बैठे हुए आज के इस संगोष्ठी के अध्यक्षता कर रहे इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुभाष बाबू, पटना से चलकर महर्षि विश्वामित्र की इस तपोस्थली और बाबू कुंवर सिंह की यह रणभूमि पर पधारे मानवर तरणी बाबू, हमारे इस महाविद्यालय के प्राध्यापक, हमारे रसायन विज्ञान के विभागाध्यक्ष जी भरत जी, अपने आज जिनके योग पर विशेष सुन रहे थे आदरणीय नागेंद्र जी, जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहाँ पधारे हैं। वैसे हमारे वर्षों से मित्रवत संबंध रहे, ऐसे हमारे इस महाविद्यालय के मनोविज्ञान के विभागाध्यक्ष श्रीमान जसवंत जी, सामने बैठे हुए हमारे कई परिचित ऐसे इस महाविद्यालय के प्राध्यापक व्याख्याता, सामने बैठे हुए इस महाविद्यालय के में पढ़ने वाले आत्मस्वरूप बहने भाई, मित्रों, आज का जो विषय है आधुनिक जीवन में योग मनोविज्ञान की प्रासंगिकता।
ये 2 दिन तक चलने वाला है। कल भी इस विषय पर ऐसे तज्ञ जानकार, ऐसे विद्वान जन आएंगे, इस विषय पर अपना व्याख्यान देंगे। परमात्मा ने हमको 2 बातें दिया है, एक स्मरण शक्ति और एक विस्मरण शक्ति। प्रत्येक मनुष्य के अंदर 2 बातें हैं। तो जब हमको स्मरण शक्ति दिया है तो हमको अच्छाई को स्मरण करना चाहिए। जब हमको विस्मरण शक्ति मिली है तो उस बुराई को छोड़ना चाहिए। तो ऐसे शक्ति को ध्यान में रखकर अपने जीवन जीने की शैली को विकसित करना है। और जीवन शैली को विकसित करने में कई घटक काम करते हैं, कई प्रकार के आयाम, कई प्रकार के पहलू का सहयोग प्राप्त होता है। उसमें से एक साधन है योग। योग जो है मन को, बुद्धि को, तन को और आत्मा को सबको ठीक करता है। जब तन है, मन है, बुद्धि है, आत्मा है, ये चारों को सुख मिलना चाहिए। तो ये सुख कैसे मिलता है? तो तन सुख के लिए धन्य और धान्य चाहिए, यानी वैभव चाहिए। मन सुख के लिए मान और सम्मान चाहिए। बुद्धि सुख के लिए ज्ञान और विज्ञान चाहिए, जो मनोविज्ञान है। और आत्मा सुख के लिए क्या चाहिए? तो भक्ति और भगवान चाहिए। ये चारों बातें जो है, यानी तन से आत्मा तक, ये चारों में जो संबंध रखता है और चारों को में सेतु का जो काम करता है, जोड़ने का जो काम करता है, वही योग है। योग यानी जोड़ना। उसमें एक छोड़ना होता है। जो छोड़ता है वही जोड़ता है। जो छोड़ता है यानी आगे बढ़ता है, अपना स्थान छोड़ता है, यानी त्याग करता है। जो छोड़ेगा वही जोड़ेगा। और जोड़ाना यानी त्याग, त्याग यानी योग। ये त्याग और योग दोनों का अनुनासिक संबंध है। और इसमें ये बिल्कुल विज्ञान शुद्ध है और अध्यात्म शुद्ध है, दोनों बातें। यह बिल्कुल विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है और अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है। योग जो है अपने भारत में, सनातन भारत जिसको हम कहते हैं, भारतवर्ष, इसकी प्रासंगिकता पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अपने देश की संस्कृति है, ये अपनी देश की धरोहर है। अनेक ऋषि मुनियों की यह तपस्या है। आज पहले ये था कि
ऋषि मुनि सन्यासी संत महात्मा ही योगाभ्यास करते थे अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ये तपस्या करते थे, गिरी कंदराओं में तपस्या करते थे, मठों में तपस्या करते थे, योगाभ्यास करते थे, जो युग से मोक्ष की प्राप्ति करते थे। इसको सरलीकरण किया गया, जनमानस के लिए जन जन तक पहुंचाया गया कि योग केवल ऋषि मुनि तपस्या तपस्वियों के लिए ही नहीं है, मनुष्य जीवन जीना है, मनुष्य को गढ़ना है, मनुष्य को मानवता को प्राप्त करना है, तो योग को अपनाना पड़ेगा। योग एक ऐसा विषय है कि मनुष्य यदि उसको अपनाता है तो उसकी मानसिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है, व्यक्तिगत विकास होता है। यानी योग करने से 5 प्रकार का गुण व्यक्ति में आता है। क्या आता है? व्यक्तित्व का विकास, कर्तृत्व का विकास, नेतृत्व का विकास, समर्पण का विकास और श्रद्धा। 5 बातें आती है, कर्तृत्व, नेतृत्व, व्यक्तित्व, समर्पण और श्रद्धा का निर्माण होता है। ये कैसे होता है? एकाग्रता से होता है। ऐसे बहुत दिन नहीं हुआ, 1-2 साल पूर्व पूरा विश्व थम गया था, कोरोना काल में स्थिर हो गया था, लेकिन उसमें भारत में एक किरण प्रकाश हुआ दिखाई दे रहा है। और उस समय हमको अनुभव है, हम अपने कक्ष में, अपने घर में बंद कमरे में थे, अपने शारीरिक दृष्टि से मेरी क्षमता विकसित हो जाए, इसलिए आप योग करो, अपनी यूनिटी को बढ़ाओ। और इसका अनुभव सभी लोग लिए हैं बैठे हुए। ये कोरोना ने हमको सिखा दिया है कि अपने जीवन जीने के लिए योग का कितना महत्व है। खास करके बैठे हुए हमारे विद्यार्थी सामने बैठे हुए हैं, हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अपने जीवन को यदि संवारना है, अपने कर्तृत्व, व्यक्तित्व और नेतृत्व को आगे बढ़ाना है, तो निश्चित रूप से सूर्योदय होने के पूर्व हमको जगना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यास छूट रहा है, देर रात तक पढ़ते हैं, सुबह के समय सोते हैं। अपने आहार पे, अपना व्यवहार, अपना चिंतन को पॉजिटिव रखना है। तनाव क्यों आता है, चिंताएं क्यों बढ़ती है? इसका मूल कारण है कि हमारे अंदर जो चिंतन चलता है, मन से क्या होता है? मन से विचार उत्पन्न होता है। बुद्धि से क्या होता है? भावनाएं उत्पन्न होती है। आत्मा से क्या होता है? आत्मा से हम अनुभूति करते हैं। तो मन में जो विचार उत्पन्न होता है, तो मेरा आहार क्या है, मेरा व्यवहार क्या है, किसके साथ मैं रहता हूं, क्या मैं सोचता हूं, किस प्रकार के आचरण करता हूं, इस प्रकार के मन में एक